प्रणाम दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्योतिष साधना में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे एक व्यक्ति के प्रोफेशन का यानी व्यवसाय का एनालिसिस करना चाहिए उसकी जन्म कुंडली के आधार पर या प्रश्न कुंडली के आधार पर। तो अगर आप ज्योतिष के स्टूडेंट हैं और आप सीखना चाहते हैं कि प्रोफेशन पर प्रिडिक्शन कैसे देना चाहिए, तो यह वीडियो आपके बहुत काम की है। और अगर आपको ज्योतिष नहीं आती परंतु आप यदि कुंडली किसी को दिखाते हैं या किसी ज्योतिषी के पास जाकर अपने व्यवसाय का प्रश्न चार्ट कास्ट कराते हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपके सवालों की रूपरेखा यानी आउटलाइन क्या होनी चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर के लिए अपने प्रोफेशन से संबंधित एक अच्छी गाइडलाइन प्राप्त हो। तो इस वीडियो में हम प्रोफेशन के बारे में प्रेडिक्शन देना सीखेंगे। एक चीज और बताना चाहता हूं, यहां मैं केवल आपको स्टेप्स बताऊंगा, कोई एग्जाम्पल लेके नहीं बताऊंगा। एग्जाम्पल के लिए आप मेरे अगले वीडियोस जो होंगे उनमें मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको केवल स्टेप्स बताऊंगा। आप थ्योरी समझ लीजिए या आसान भाषा में ऐसे स्टेप समझ लीजिए जो ऐसे व्यक्ति को भी समझ में आ जाएंगे जिसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। इस वीडियो में एग्जाम्पल्स ना लेने का दोस्तों ये कारण है कि एग्जाम्पल्स अगर मैं लूँगा तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और अगर एक एग्जाम्पल लूँगा तो यह वीडियो इनकम्प्लीट होगी। एक एग्जाम्पल से यहाँ पे काम नहीं बनने वाला, बहुत सारी कंडीशंस अराइज होती हैं। तो इससे बेहतर है कि हर कंडीशन का एक वीडियो मैं आप अलग से अपने चैनल पर बाद में डाल दूँगा। दोस्तों, एक बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, यदि आप अपने प्रोफेशन पर या किसी भी विषय पर प्रिडिक्शन लेना चाहते हैं तो आपका जन्म समय सेकंड तक एग्जैक्टली रेक्टिफाइड होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपका जन्म का समय 8:21 है, 8:21 AM है, तो इंडिया में 1 मिनट में 40 से ऊपर बच्चे पैदा होते हैं, और 8:21 पे भी आप एवरेज मान लीजिए 40-45 बच्चे तो पैदा होंगे ही। अगर उनमें से एक बच्चा IAS बन जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस मिनट में पैदा हुए सारे बच्चे IAS बन जाएंगे। तो दोस्तों, पहला जो स्टेप है कुंडली के एनालिसिस में, वहाँ पे हमें लग्न को स्टडी करना पड़ता है। क्योंकि चाहे जॉब करे चाहे बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन करे, वो करना किसको है? स्वयं जातक को यानी लग्न को। तो हम लग्न का प्रॉमिस स्टडी करते हैं। लग्न का प्रॉमिस, लग्न का कनेक्शन यदि छठे घर के साथ और 10वें घर के बीच बने तो व्यक्ति जॉब करता है। अगर लग्न में 7वें और 10वें घर का कनेक्शन बनता है तो व्यक्ति ओन वेंचर की तरफ इंक्लाइंड होता है और ओन वेंचर ही करता है, प्रोवाइडेड उसकी बाकी जो आगे मैं चीजें बताऊंगा वो भी उसकी कुंडली में सही बैठे। यदि किसी व्यक्ति का 10वें घर और छठे 7वें दोनों घर के साथ कनेक्शन बन जाता है तो वह व्यक्ति लग्न का जो प्रॉमिस है उसका, वह उसे जॉब और व्यापार दोनों करने की परमिशन देता है। लेकिन दोस्तों, केवल लग्न का प्रॉमिस पढ़े ना सफिशिएंट नहीं होता। यदि लग्न मान लीजिए जॉब के लिए हाँ बोलता है कि भाई ठीक है, ये जातक जो है जॉब कर पाने के लिए ठीक है, अब हमें उस व्यक्ति के 10वें घर का प्रॉमिस स्टडी करना पड़ता है, 10th हाउस का, क्योंकि 10th हाउस जैसा मैंने आपको बताया प्रोफेशन का हाउस होता है। अब दोस्तों, 10वें घर का प्रॉमिस जब हम पढ़ते हैं तब 10वें घर में यदि छठे घर की तरफ, 10वें घर के प्रॉमिस में यदि छठा घर के साथ उसका संबंध बनता है तो 10वां घर भी जॉब के लिए हाँ बोलता है कि हाँ भाई ठीक है, लग्न ने भी हाँ बोल दिया। अब कर्म का यानी प्रोफेशन का जो घर है 10वां, वह भी जॉब के लिए हाँ बोलता है। अगर 10वें घर का कनेक्शन 7वें घर के साथ बनता है तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस की तरफ इंक्लाइन रहता है, प्रोवाइडेड उसका लग्न भी 7वें घर के साथ जो है कनेक्टेड हो। क्योंकि अगर लग्न मना कर देता है बिजनेस के लिए लेकिन और 10वां घर बोले तो ऐसी स्थिति में बिजनेस फलता नहीं है अच्छे से। दोनों घरों को हाँ बोलना पड़ता है, तभी बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव चार्ट बनता है। इसके बाद दोस्तों, हमें जॉब के लिए हमने पहले लग्न का प्रॉमिस देखा, फिर 10वें घर का प्रॉमिस देखा। इसके बाद हमें जॉब के लिए जो उसका नेचुरल हाउस होता है 6th हाउस यानी छठा घर, उसका प्रॉमिस देखना पड़ता है कि 6th हाउस का प्रॉमिस जॉब के लिए कैसा है। अगर वह प्रॉमिस भी ठीक हो तो ही एक व्यक्ति जॉब कर पाता है, अदरवाइज जो है उसको जॉब में ज़्यादा सक्सेस, कामयाबी इत्यादि नहीं मिल पाती।
वह या तो परेशान रहता है जॉब में, या उसकी जॉब बार बार छूट जाती है, या फिर किन्हीं कारणों से वह जॉब कर ही नहीं पाता। जैसे आपने देखा होगा, कई लोग जस्ट जॉब छोड़ देते हैं, ना जॉब दोबारा ढूंढने की कोशिश करते, ना उनकी कभी जॉब लगती। तो कई केसेस आपने अपनी लाइफ में ऐसे देखे होंगे। अब बिजनेस के लिए भी 7वें घर को बिजनेस के लिए हाँ बोलना पड़ता है, लग्न और 10वें घर के अलावा, तभी व्यक्ति बिजनेस कर पाने में सक्षम होता है। अदरवाइज इनमें से कोई भी घर बिजनेस के लिए सपोर्टिव ना हो, पहले घर का प्रॉमिस ना हो, या 7वें घर का प्रॉमिस ना हो, या 10वें घर का प्रॉमिस ना हो, ऐसे में व्यक्ति बिजनेस में बड़ा परेशान रहता है। उसका बिजनेस या तो डूब जाता है या चल ही नहीं पाता। चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, कितना ही पैसा इन्वेस्ट कर ले, वो व्यक्ति बिजनेस कर पाने में पॉसिबल कामयाबी नहीं पाता, सक्सेस नहीं पाता। अब दोस्तों, आजकल कई लोग कहते हैं कि सरकारी जॉब का क्या कॉम्बिनेशन है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, 10वें घर का संबंध 6ठे घर से, दूसरे घर से, 11वें घर से बड़ा स्ट्रांगली होना चाहिए हर ग्रह के अंदर, ऑलमोस्ट हर ग्रह के अंदर। क्योंकि जो 6ठा घर है वो जॉब का होता है, 10वां घर स्टेटस का, सरकार का होता है, 11वां घर प्रॉफिट का होता है, गेन का होता है, दूसरा घर पैसे का होता है। तो सरकारी नौकरी जो करते हैं उनके पास आजकल ये सारी चीज़ें होती ही होती हैं, चाहे वो एक छोटे लेवल की नौकरी ही क्यों ना हो। इसके अलावा दोस्तों, सिर्फ इतना होना सरकारी नौकरी होने की गारंटी नहीं देता। जब एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम के लायक जब एज होती है, तब दशा भी ऐसी होनी चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कराने की फेवर करती हो। आजकल कोई भी आप नौकरी देख लीजिए सरकारी, बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के बहुत कम नौकरियां होती हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने का योग अगर आपके पास उस समय नहीं आया जब आपको जॉब चाहिए, तो आपको वो जॉब नहीं मिल पाती, भले ही आपकी कुंडली कितनी भी सपोर्टिव क्यों ना हो। पर क्योंकि आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए, तो आपकी सरकारी जॉब नहीं लग पाती, या आपको ऐसी सरकारी जॉब्स ढूंढनी पड़ेंगी जहाँ पे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको नहीं देना पड़ता। कई जगह आरक्षण भी सहायता कर देता है। तो हमें देश काल पात्र ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही प्रेडिक्शन देनी चाहिए। सरकारी नौकरी की ऐसा कोई जनरल कॉम्बिनेशन नहीं होती है चार्ट में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया। आप कह लीजिए कि मान लीजिए सूर्य 10वें घर में हो तो सरकारी जॉब लगती है, कई लोग ऐसा मानते हैं। पर हर 12 में से एक आदमी का सूर्य 10वें घर में होगा, तो हर 12 में से एक की सरकारी जॉब थोड़ी होगी, है ना। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, वो फुलफिल होने के बाद ही हमको जज करना चाहिए कि इसकी सरकारी जॉब होगी या नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, एक व्यक्ति किस दशा में है, हमें उस दशा का एनालिसिस भी करना पड़ता है। अगर दशा जॉब को सपोर्ट करती है तो उस व्यक्ति की जॉब अच्छी चलती है, उसे नौकरी मिल भी जाती है। अगर दशा अच्छी नहीं होती दोस्तों, तो उसको जॉब में या तो इंस्टेबिलिटी रहती है या उसको जॉब मिल ही नहीं पाती। अदरवाइज अगर अच्छी दशा ना हो तो वह व्यक्ति ऑफिस पॉलिटिक्स का भी शिकार होता है, भले ही वह सरकारी जॉब में क्यों ना हो। ऐसा थोड़ी होता है कि सरकारी नौकरी जिनकी भी है उनकी जॉब स्मूथ है, उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी होती होगी किसी ना किसी स्तर पर। तो अगर दशा सपोर्टिव ना हो दोस्तों, तो भी एक व्यक्ति को जॉब में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपको उपाय करने चाहिए ज्योतिष में, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग किसी ज्योतिषी को दिखाकर। दोस्तों, बिजनेस का एनालिसिस बर्थ चार्ट से जब करते हैं तब वो जॉब के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। यदि किसी की कुंडली में पहले 7वें और 10वें घर का प्रॉमिस बिजनेस के लिए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो बिजनेस कर पाएगा। उसकी ऑनगोइंग दशा भी फेवरेबल होनी चाहिए बिजनेस के लिए, तभी वो बिजनेस कर पाएगा। अगर मिक्स्ड है तो उसको कभी फायदा होगा, कभी नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में या तो उसको उपाय तो करने ही चाहिए ज्योतिष में अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, उसको एक बिजनेस पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए ताकि दोनों की कुंडली मिलके बिजनेस को संभाल ले। इसके अलावा दोस्तों, एक पेज और फंसता है बिजनेस के एनालिसिस में। अगर ऑनगोइंग दशा में कैश जनरेशन आपकी कुंडली से नहीं दिखता, यानी दूसरा भाव या तो वीक है या एब्सेंट है, ऐसी स्थिति में दोस्तों या तो कैश जनरेट नहीं होता या बहुत कम होता है। अब दोस्तों, बिजनेस किस पे चलता है? पैसे पे। ठीक है, आपको बिजनेस चलाना है तो आपको पैसा जनरेट करना ही करना है।
क्योंकि आपने कोई बिजनेस के लिए स्पेस रेंट पे लिया होगा, एम्प्लॉयज़ भी हायर किए होंगे, और भी बहुत खर्चे होते हैं बिजनेस में। आप ये समझ लीजिए अपने ऑफिस में आपको ने वाटर कूलर रखा है, बिजली का बिल देना है, मेंटेनेंस देनी है ऑफिस की। तो आपको उन सब के लिए पैसा जनरेट करना ही करना है। बिना पैसा जनरेट किए आप जो है बिजनेस नहीं कर पाएंगे, या कम पैसा जनरेट होगा तो इवेंचुअली आप जो है बिजनेस शट डाउन आपको शायद करना पड़ जाएगा, भले ही आपकी चीज़ें कितनी भी फेवरेबल हो चार्ट में। तो दोस्तों, जब जिस दशा में पैसा नहीं दिखता उस दशा में व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करने के अलावा एक ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। वह व्यक्ति ट्रस्टेड होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि आप ट्रस्टेड व्यक्ति को ही अपना बिजनेस पार्टनर बना पाएंगे। जैसे कई लोग आपने देखा होगा अपने स्पाउस को, अपने सिबलिंग को, अपनी मदर फादर, इनको बिजनेस पार्टनर बना के रखते हैं। तो ऐसे लोगों को बिजनेस पार्टनर बना के यदि आप रखते हैं, तो अगर उनकी कुंडली में कैश जनरेशन है, ऑब्वियसली बिजनेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करती हो, पर कैश जनरेशन हो तो आपका बिजनेस जो है चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसी स्थिति में। बट हाँ, बिजनेस हो चाहे जॉब, आपको एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस तो हमेशा करने चाहिए ताकि आप ऊंचाइयां छुएं अपने करियर में। कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि वो अपने व्यवसाय में ऊंचाइयां ना छुए, है ना? तो सभी चाहते हैं, तो आपको उपाय भी करने चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा दोस्तों, कई लोग जॉब नहीं कर पाते बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होने के बाद भी, बहुत एकेडमिकली बहुत क्वालिफाइड होते हैं बट जॉब नहीं कर पाते, है ना? आपने बहुत लोगों को देखा होगा, या उनको जो अच्छी जॉब नहीं मिल पाती या वो जॉब कर ही नहीं पाते। ऐसे व्यक्तियों का जॉब ना कर पाने का या जॉब बिल्कुल ना मिलने का कोई कारण नहीं होगा, बस उस व्यक्ति को जॉब नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मोस्टली, वैसे तो चार्ट मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट कहीं ना कहीं पहले, छठे या 10वें घर के प्रॉमिस में जो है गोलमाल होता है। अगर आप प्रश्न चार्ट से या उस व्यक्ति के रेक्टिफाइड टाइम पर उसके चार्ट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति कहाँ पे फंसा हुआ है जॉब में। अगर उपाय सब जगह काम नहीं करते, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम हो आप उपाय करें। अगर प्रॉमिस कमजोर है, एब्सेंट है, तो आपको जॉब में बहुत इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। कई लोगों को देखा होगा, वो छोटे छोटे समय पे या तो जॉब खुद ही बदल लेते हैं या बदलने पे मजबूर हो जाते हैं, है ना? तो ऐसे प्रॉमिस बड़े वीक रहते हैं। वो छठे घर का जो कनेक्शन है, संबंध है, वो 5वें और 9वें घर से बन जाता है। 5वां घर दोस्तों छठे घर से 12वां होता है, और 9वां घर छठे घर से 4th भी होता है, और 10वें घर से 12वां भी होता है। तो जॉब के लिए ये दोनों घर जो है बहुत बार अच्छा फल नहीं देते। तो कारण आपको जब समझ में कभी नहीं आएगा, नॉर्मल अगर आप कुंडली एनालाइज करोगे तो आपको कभी समझ नहीं आएगा कि इसको जॉब में परेशानी क्यों है या इसको जॉब क्यों नहीं मिल पा रही। हाँ, अगर आप रेक्टिफाइड टाइम पे या प्रश्न कुंडली की सहायता से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज और, जब आप बिजनेस करते हैं ना दोस्तों, तो बिजनेस के लिए एडवर्स घर होते हैं 8 और 12, 8 एंड 12। 8 एंड 12 दोस्तों एंजाइटी को भी बढ़ाते हैं, हमारी जो व्याकुलता आप कह सकते हैं। कई लोग एंजाइटी होती है बहुत लोगों में, आपने देखा होगा। ऐसे लोग कभी सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बनते। अब क्यों नहीं बन पाते सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इसका कारण आपको स्पष्ट हो गया होगा। एक तो जो एंजाइटी देते हैं वो अगर बिजनेस के लिए खराब होते हैं, तो अगर हम ज़्यादा एंजाइटी रखते हैं तो हम नेचुरली अपने बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो कहते हैं बिजनेस के लिए बिल्कुल शांत माइंड होना चाहिए, काम, है ना? एकदम शांत माइंड होगा तो ही बिजनेस चल पाता है। गर्म दिमाग वाले का बिजनेस या बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी जो व्यक्ति करते हैं ना, ऐसे लोगों का बिजनेस फ्लरिश नहीं कर पाता, है ना? प्रॉस्पर नहीं कर पाता। तो अगर आप एंजाइटी का त्याग करते हैं तो भी ये बिजनेस ठीक करने की दिशा में एक बहुत अच्छा उपाय होता है। दोस्तों, मेरा बस बात करने का ऐसे ही मन था, तो मैंने सोचा प्रोफेशन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि इसका एनालिसिस कैसे होता है। आगे कुछ वीडियोस में मैं आपको डेफिनेटली हर एग्जांपल समझाऊंगा। किस कुंडली का लग्न का प्रॉमिस जॉब के लिए नहीं है, किस कुंडली में छठे घर का नहीं है, किस कुंडली में 10वें घर का नहीं है, किस कुंडली में बिजनेस के लिए प्रॉमिस नहीं है, किस कुंडली में ऑनगोइंग दशा में कैश जनरेशन नहीं दिखता, इसलिए उसका बिजनेस जो है नहीं चला। तो आगे मैं आपको सारे एग्जाम्पल समझाऊंगा। यह वीडियो केवल थ्योरी के मतलब से था,
मेरा वीडियो बनाने का मन था, आप लोगों से थोड़ा बात करने का मन था, इसलिए मैंने इस वीडियो को बना दिया। परंतु आशा है आपने इस वीडियो से सीखा अवश्य होगा, क्योंकि मैंने हर स्टेप को बताया है। क्योंकि हम कोई भी स्टेप मिस करते हैं ना, वहीं पे हम मार खा जाते हैं और एक सही प्रेडिक्शन नहीं दे पाते हम। तो दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है यदि आपका कोई कमेंट है तो आप वह मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम, प्रणाम।